यसीम पाओगे मसहर में जबा मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदुस्तान मेरा। मैं अंकुर यादव बीएचयू छात्र सेकेंड ईयर। दोस्तों आज हम कौन थे कविता पढ़ेंगे जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। यह कविता भारत भारती से ली गई है, जिसमें 3 खंड काव्य हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। यह जो कविता है हम कौन थे, यह कविता अतीत खंड से ली गई है, जिसमें कवि ने हमारे भारत के जब अंग्रेज भारत देश पर गुलामी में जब भारत देश जकड़ा हुआ था, तो उस समय यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी अपने भारत के देशवासियों को, नवयुवकों को जागरूक करने के लिए, उनके तन बदन में जोश भरने के लिए यह कविता लिखी थी। हम कौन थे। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कि यह कविता क्या है। आखिर इस कविता में हम कौन थे, मतलब कवि इस कविता के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि हम अंग्रेज जब गुलाम थे तो उस समय क्या थे और उसके पहले क्या थे और अब क्या थे और अब क्या हैं। तो चलिए इस कविता को शुरुआत करते हैं। हाँ लेखनी हृतपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव जो। हाँ लेखनी यानी मैथिली शरण गुप्त जी अपनी लेखनी मतलब कि कलम से लिख रहे हैं, जिसका संबोधन यहाँ पर है कि मेरी लेखनी, हे मेरी लेखनी। हृतपत्र इसका पहले अर्थ बता दें, फिर इसका भावार्थ या शब्दार्थ या अर्थ बताएंगे। हृतपत्र का मतलब होता है कि हृदय पर लिखा गया पत्र। दृक्कालिमा मतलब होता है, दृक् मतलब कि अतीत में, कालिमा मतलब कि काल मतलब कि समय, यानी अतीत के समय में गहन अध्ययन करना। और स्वच्छंदता मतलब होता है कि स्वतंत्रता के साथ। प्रस्ताव मतलब कि बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहना, प्रस्ताव है। जग जाए तेरी नोक मतलब आवाज होता है। तो चलिए इस कविता का अर्थ देखते हैं। कवि इस कविता में कह रहा है कि हे हमारी लेखनी, आज मुझे मेरे हृदय के पत्र पर हमेशा सजग सतर्क होकर हमारे देश के अतीत का गहन अध्ययन करके उसके विषय में सविस्तार गाथा लिखनी है। दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, यानी वही दृक्कालिमा में, हमारे अतीत दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, हमारे अतीत में डूबकर सर्वथा तैयार होकर उनके विषय में गाथा लिखनी है। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, और जो तुझे नई क्रांति पाने के लिए आवाज उठानी पड़े, जो तुझे कर्म करना पड़े, जो तुझे बलिदान देना पड़े, ओ सब तुम बिना भय के स्वतंत्रता से करो। क्योंकि हम अंग्रेज के गुलाम भले ही हैं, लेकिन हमारी आत्मा अब भी आज़ाद है, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव जो, जिससे तुम्हारी आवाज में इतनी शक्ति हो कि उसे सुनने वाले जो सोए हुए हैं वो जग जाएं और अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ एकजुट होकर इन अंग्रेजों का सामना करें। अगली कविता है। संसार में किसका समय है एक साथ रहता सदा, है नीस दिशा सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। कवि इस कविता में, इस पंक्ति में अपनी लेखनी से यह लिख रहा है कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है, कौन इसका शासन काल है जो हमेशा एक ही सदा बना रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है।
है निसी दिशा सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। यह जो संसार है, इस संसार में निसी मतलब रात होता है, दिवा मतलब कि दिन होता है। इस संसार में दिन और रात की ही तरह सदैव दुख और सुख भी घूमते रहते हैं। वह सर्वथा घूमते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। और आज जो हम लोग अनाथ हैं, बेसहारा हैं, अंग्रेजों के पराधीन हैं, इनके गुलाम हैं, कल हम भी राजा होंगे। कल हमारा भी दिन आएगा और हम इनकी बेड़ियों से आजाद हो जाएंगे। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही। आज हम लोग गुलाम हैं तो यह अंग्रेज या ब्रिटिश शासन या जो हमारे शत्रु हैं, यह उत्सव मना रहे हैं। जब हम लोग कल आजाद होंगे, कल शोक से रोता वही। जब कल हम लोग आजाद होंगे तो हम लोग उत्सव मनाएंगे, और यह जो आज उत्सव मना रहे हैं वह कल रोएंगे, वह कल रोएंगे। अगली कविता में कवि अपनी लेखनी से लिखता है कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। कवि इस पंक्ति में लिख रहा है कि अपनी लेखनी से, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। सर्वत्र मतलब सभी जगह, कीर्ति मतलब कि यश, कलत्र मतलब कि भ्रम, कल्पना, कलत्र मतलब कल्पना, भ्रम की बात। दुर्दशा मतलब कि एकदम कठिन दशा, मतलब कि दुर्दशा, खराब दशा का। स्वप्न मतलब कि सपना, कुछ ध्यान मतलब कि ध्यान। पतन मतलब कि खाई में गिर जाना। अतुल मतलब थोड़े समय, उत्थान मतलब ऊपर उठना। तो यह इस कविता का अर्थ देखते हैं, भावार्थ क्या होगा। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। कवि इस कविता में अपनी लेखनी से लिख रहा है कि कभी हमारी भी देश में चर्चा कभी इस पूरे संसार में थी, पूरे संसार में कभी हमारे देश का गुणगान हुआ करता था। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। संसार में कभी हमारे देश का गुणगान हुआ करता था, जो सोने की चिड़िया के नाम से पूरे विश्व में विख्यात था। वही सद्गुण, वही ख्याति, वही प्रसिद्धि, वही यश आज मानो एक भ्रम की भांति दिखाई दे रहा है, कलत्र की भांति दिखाई दे रहा है। वही मानो उसका यश, कृति आज मानो भ्रम की भांति दिखाई दे रहा है। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, कि क्या इस दुर्दशा का कभी हमारा देश इन शत्रुओं से स्वतंत्र भी होगा कि नहीं। यह जो हमारी ऐसी आज दशा है, ऐसे समय की स्वप्न में भी हम लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। और आज यह हमारा भारत देश वास्तव में शत्रुओं के बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था। क्या इसी पतन के लिए हमारे देश का इतना अधिक नाम था, इतना अधिक गुणगान था, इतनी अधिक प्रसिद्धि थी। अगला कविता देखते हैं। किस भाव से कवि अपनी लेखनी से अपने भावों को इन छंद पंक्तियों के माध्यम से लिखने का प्रयास कर रहा है कवि। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा, औन्नत अभी जो हो रहा, औन्नत रहा होगा कभी हफ्ते प्रथम जो पद्म है, तो पंख में फफते वही मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हफ्ते वही। कवि अपनी लेखनी के माध्यम से इस पंक्ति में लिख रहा है। उन्नत मतलब कि उन्नतशील, आगे जो बढ़ा हुआ था कभी उसको कहते हैं उन्नत। औन्नत मतलब जो पीछे हटा है, इसका मतलब खाई में गिरा है कभी।
पदम मतलब होता है कमल, तम मतलब अंधकार, पंक मतलब कि कीचड़, कुमुद मतलब कि श्वेत कमल। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। कवि अपनी लेखनी से पुनः लिखता है कि हमारा यह देश कभी आगे बढ़ा हुआ था, कभी विकसित रहा था, लेकिन वही आज पीछे जा रहा है, अवनत हो रहा है। आज यह ब्रिटिश सत्ता के अधीन है, और जो यह ब्रिटिश सत्ता आज उन्नत कर रही है, तरक्की कर रही है, यह भी कभी गुलाम रही होगी, उसकी भी कभी अवनति हुई होगी। जो हो रहा अवनत कभी, उसकी भी कोई कभी अवनत रहा होगा, कभी तभी वह उन्नत कर रहा है। हंसते प्रथम जो पद्म हैं, तब पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। जो शुरू में हमारा देश कमल के फूल की तरह हंसते खेलते हुए दिखाई दे रहा था, आज वही अंधकार रूपी कीचड़ या दलदल में फंस गया है। और आज जो हमारे भारत की जनता मुरझाई हुई दिखाई पड़ रही है, वही जनता कल मुरझाए हुए श्वेत कमल की तरह, कुमुद की तरह, मुरझाए हुए कुमुद की तरह, श्वेत कमल की तरह दिखाई पड़ रही है। उसके भी दुख दर्द कष्ट एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। वह भी अंत में हंसते वही हैं, जो अंत में हंसते वही, उसके भी दुखों का अंत होगा, और वह भी अंत में हंसेगा, खिलखिलाएगा। अगली पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। कभी अपनी लेखनी मतलब कि कलम से फिर इस पंक्ति में लिख रहा है कि उन्नति और अवनति यानी उन्नत तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। इसका अर्थ होगा उन्नति और अवनति तो प्रकृति का एक नियम है, जिसका कभी खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर किसी की उन्नति हुई है तो अवनति भी होगी, और अगर किसी की अवनति हुई है तो उसकी उन्नति भी होगी। इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता, यह सार्वभौमिक सत्य है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। मारतंड मतलब कि सूर्य, व्योम मतलब कि आकाश, नभ, गगन, मारतंड मतलब सूर्य। जिस प्रकार से अगर सूर्य आकाश में चढ़ता है तो वह नीचे भी गिरता है, अर्थात यानी जब सूर्य उदय होता है तो वह अस्त भी होता है। यह नहीं कि सदैव उसी प्रकार से बना रहेगा जिस प्रकार से वह निकला हुआ है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। इसलिए जो आज हम लोगों की अवनति है वह यही बता रही है कि हमारा जो कल का इतिहास था कितना उन्नतशील था, हमारी कला संस्कृतियां कितनी उच्च कोट की थी, जिसका आज पतन हो रहा है, जिसका आज पतन हो रहा है। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। और जिसका जो हमारे शत्रु हैं यह कभी उन्नतशील हुए ही नहीं, इनकी कभी तरक्की हुई ही नहीं, इनकी कभी बढ़ोतरी हुई ही नहीं, तो इनका पतन क्या खाक होगा। इसलिए हम लोग आगे बढ़े हैं तो पीछे भी जाएंगे, और पीछे गए हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। इसलिए मेरे देश के जवानों, किसानों, जागो और अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलो। अगली पंक्ति में कवि लिखता है कि अपनी लेखनी से, अपनी कलम से, होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, यहाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नत
कहीं चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। होता समुन्नति के अनंतर सोच औन्नति का नहीं। समुन्नति, समुन्नति मतलब होता है कि समृद्ध, प्रफुल्लित, विस्तृत, विस्तार जिसका होता है, बढ़ावा जिसका, बढ़ोतरी जिसकी होती है, उसको समुन्नति कहते हैं। अनंतर मतलब होता है कि तुरंत बाद, उसके पीछे, यानी उसके जस्ट बाद, काल में। और फिर उन्नति कहीं व्योम मतलब कि आकाश, विस्तृत चंद्रिका, चंद्रिका मतलब कि होता है चंद्रमा का प्रकाश या चांदनी, नवीन मतलब कि नया। तो आइए इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। होता समुन्नति के अनंतर सोच औन्नति का नहीं। कवि अपनी लेखनी से फिर लिखते हैं कि हमें दुख उस औन्नति का नहीं है, क्योंकि हमारा अतीत इतना समृद्ध रहा है, इतना समुन्नति रहा है कि हमें उस औन्नति का दुख नहीं है, कि उससे प्रेरणा लेकर हम फिर से खड़ा हो सकते हैं। हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नत कहीं, लेकिन उस बात का जरूर दुख है कि कहीं फिर उन्नत नहीं होगी तो क्या होगा, कि कहीं फिर उन्नत नहीं होगी तो क्या होगा। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। हमें इस बात की भी चिंता नहीं है कि जो आकाश में अमावस्या के दिन चंद्रमा में ह्रास होता है, उसका भी हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। हमें सिर्फ एक ही बात की चिंता है, एक ही सताया जा रहा है बात हमें, बल्कि दुख तो इस बात का है हमें कि अगर आकाश में चंद्रमा निकला ही नहीं तो, उसका नवीन विकास ही नहीं हुआ तो, वो नया फिर से बना ही नहीं तो क्या होगा उस चंद्रमा का। फिर क्या अमावस्या आएगी, फिर क्या चांदनी रात आएगी, फिर क्या चांदनी रात में पुष्प खिलेंगे। यह एक ऐसा भाव है जो अपने देश के प्रति जो शुरुआत करेगा, आवाहन करेगा, नवयुवकों को जगाने के लिए प्रेरित करेगा। बस कवि अपनी चंद पंक्तियों में इतना कहते हैं। अगला पद्य जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।